आपको घर्षण का एक स्पेशल टाइप बताने जा रहा हूं और ये टाइप काफी टफ लेवल में माना जाता है और इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो केवल हम क्वेश्चन करने से ही सीख सकते हैं, क्योंकि इसकी थ्योरी तो बहुत सिंपल है। थ्योरी ये है कि दो सतहों के मध्य घर्षण बल म्यू एन या म्यू एम जी के बराबर होता है ना। और अगर घर्षण बल किसी ज्यादा बल लगे तो फिर आप F बराबर ma का प्रयोग कर सकते हैं त्वरण ज्ञात करने के लिए। तो फॉर्मूले तो सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन करने से ही हमें एग्जैक्ट उसके क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक का पता चलता है। तो ये जो टाइप है इसका हम एक के बाद एक क्वेश्चन करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, ये ब्लॉक ए है, ये बी है, ये 5 kg का है, ये 10 kg का है और इसमें बल लग रहा है F बराबर 50 न्यूटन और इसका म्यू है 0.4 का और ये है घर्षण है। म्यू 0 है, ठीक है। तो ये डायग्राम है और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए दो ब्लॉक में ए व बी की सतह के मध्य घर्षण होता है जबकि समतल घर्षण रहित है, ठीक है। ए और बी के मध्य घर्षण है जबकि समतल जो है, नीचे वाली समतल है, वो घर्षण रहित है। दोनों द्रव्यमानों में से दोनों द्रव्यमान, या ऐसा कहें हम ऊपरी द्रव्यमान पर 50 न्यूटन का बल आरोपित किया तब दोनों द्रव्यमानों में उत्पन्न त्वरण तथा दोनों द्रव्यमानों में उत्पन्न त्वरण तथा घर्षण बल का मान ज्ञात करें, ठीक है। मैंने ये डिटेल में पूरा क्वेश्चन लिख दिया। ऐसे दो ब्लॉक रखेंगे और इस टाइप से ये कहा गया कि इधर घर्षण है लेकिन यहाँ घर्षण नहीं है, ऊपर लगाया 50 न्यूटन का बल। अब जब ये गति करेंगे तो इनमें त्वरण बताना है और घर्षण बल। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के पहले हम ये मान लेते हैं, स्टेप 1 हम ये मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कि ये एक दूसरे के ऊपर फिसलेंगे या एक साथ चलेंगे, हमको नहीं पता। ये चेक करना पड़ता है कि ये दोनों द्रव्यमान क्या एक साथ चलेंगे या एक दूसरे के ऊपर फिसलेंगे, एक अलग अलग त्वरण से गति करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ये एक दूसरे से एक साथ कंबाइंड होकर तभी चल सकते हैं जब ये जो घर्षण बल है, ये जो घर्षण बल है, यहां से जो घर्षण बल निकलेगा वो इसको चलाने के लिए आवश्यक बल के बराबर, क्योंकि इन दोनों का घर्षण बल ही 10 किलोग्राम के द्रव्यमान को गति कराता है। ए और बी के मध्य लगने वाला घर्षण बल ही नीचे वाले द्रव्यमान को गति कराने के लिए आवश्यक बल होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टेप 1 में कि माना कि दोनों द्रव्यमान एक साथ गति करते हैं, तब त्वरण होगा। पहला स्टेप तो यही निकाल लेना है, हमें पता ही नहीं एक साथ चलेंगे क्या नहीं। तो ये चेक करने के लिए आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए ऊपर जो बल लगाया F और दोनों द्रव्यमानों को जोड़ दें। तो ऊपर बल है 50 और ये 5 + 10, सो 50/15 जो कि होता है 3.3 मीटर पर सेकंड। ये संयुक्त त्वरण है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, संयुक्त त्वरण, ठीक है।
अब हमें पता चल गया कि ये इस त्वरण से चलेगा। इसका मतलब है कि अगर हमें 10 किलोग्राम को इस त्वरण से चलाना हो तो कितना बल लगेगा। अब अगले स्टेप में वही निकालेंगे। द्रव्यमान बी, द्रव्यमान बी को 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कराने के लिए आवश्यक घर्षण बल। क्यों घर्षण बल लिखा? क्योंकि ए और बी के बीच का घर्षण बल ही इसको चलाएगा। ए और बी के बीच का जो घर्षण बल है वही नीचे वाले द्रव्यमान को खींचता है। ओके, तो आवश्यक घर्षण बल होगा एफ एस डैश करना होगा। एफ एस डैश बराबर होगा एम बी और ए सी। बी का द्रव्यमान लेकिन संयुक्त त्वरण तो ये, इतने त्वरण से चलाने के लिए कितना बल चाहिए? तो 10 इंटू 3.3 मतलब आप कहोगे 33। ठीक है। इसके बाद हमने स्टेप 1 में पहले ये एसी निकाला, फिर एसी की सहायता से हमने ये पता लगाया कि ये अगर नीचे वाला द्रव्यमान गति करना चाहता तो कितना बल चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि सतह ए तथा बी के मध्य उपलब्ध घर्षण बल होगा। अब हम अगले स्टेप में देखेंगे कि ए और बी के मध्य कितना घर्षण बल होगा। तो स्टेप हम अब 2 पर आए हैं। स्टेप 2 में हम ए और बी के बीच हम देखेंगे कि कितना घर्षण बल होगा। तो वो होगा एफ एस बराबर म्यू एस इंटू एन, या म्यू एस। एन क्या होगा इस केस में आप जानते हैं, इसके भी जो घर्षण बल है इसमें केवल और केवल ऊपर वाले ब्लॉक का द्रव्यमान या भार ही काम करेगा। तो इस केस में आपको एन की जगह लिखना पड़ेगा मास ए का इंटू जी। इतना ही घर्षण बल होगा। अभिलंब प्रतिक्रिया केवल 5 किलोग्राम के कारण है। हम एफ एस लिखेंगे, म्यू एच को लिखेंगे हम 0.4, एन को लिखेंगे 5 और जी को लिखेंगे 10। तो एफ एस बराबर हो जाएगा 20। अब हमें तुलना करना है कि सिंस चूंकि कितना बल चाहिए 33 न्यूटन और मिल कितना रहा है केवल 20 न्यूटन। इसका मतलब है कि ये संयुक्त रूप से नहीं चल सकता। अगर ये 33 न्यूटन या इससे ज्यादा होता तो संयुक्त गति होती, लेकिन अगर ये कम है तो संयुक्त गति नहीं हो पाएगी। हम कहेंगे चूंकि एफ एस डैश जो कि 33 न्यूटन है, एफ एस डैश ज्यादा है किससे? एफ एस से जो कि 20 न्यूटन है। अतः दोनों द्रव्यमान अलग अलग गति करेंगे। ये फाइनल हो गया। इससे हमने ये अभी प्रूफ कर पाया कि एक साथ तो नहीं चल सकते। अब आपको देखना है कि भाई अलग अलग गति करेंगे, तो सबसे पहले हम ए को देखेंगे। ए द्रव्यमान में त्वरण कैसे निकालेंगे? तो ए द्रव्यमान का आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा। ये है ए द्रव्यमान 5 केजी का, इधर लग रहा है 50 न्यूटन, इधर लग रहा है 20 न्यूटन, ज्यादा की तरफ जाएगा तो ए तरफ A1 ले लिया। अब आप इसको लिखेंगे 50 माइनस 20 बराबर 5 A1। तो A1 बराबर आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। 30/5 होता है 6 मीटर पर सेकेंड। तो द्रव्यमान ए का त्वरण आ गया A1। अब हम लिखेंगे द्रव्यमान बी का त्वरण A2। अब बी द्रव्यमान जो है वो केवल इनके बीच का जो घर्षण बल है उसके कारण गति करेगा और वो है 20 न्यूटन का। तो हम इसको लिखेंगे F बराबर एम बी A2। तो और जो बल है वो है 20 न्यूटन का और द्रव्यमान है 10 का और A2। तो A2 बराबर आ जाएगा, तो A2 बराबर आएगा 2 मीटर। A2 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ना। और इसमें आपने त्वरण भी निकाल लिया है, आपने घर्षण बल भी निकाल लिया। ये आपका आंसर है। एक आंसर ये है और ये भी क्या है आंसर। इस तरीके से ये आपने क्वेश्चन
ओके, मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूं। अब ये सेकंड क्वेश्चन है। दो ब्लॉक हैं ए और बी, और ए और बी के मध्य घर्षण बल है, जबकि समतल सतह पर घर्षण रहित है। ऊपरी द्रव्यमान पर F बल का अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे कि दोनों ब्लॉक एक साथ गति कर सके। मतलब आपको ये बताना है कि ऊपर कितना बल F लगाया जाए जिससे ये एक साथ गति आरंभ कर सके। ऊपर वाला 10 kg का है, नीचे वाला 15 kg का है। ये म्यू 0.25 है और इसका म्यू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टेप 1 फिर से वही लेंगे कि ऊपरी ब्लॉक पर बल लगाया गया है, निचला ब्लॉक पर घर्षण रहित है और ये घर्षण युक्त है। ऊपरी ब्लॉक पर बल लगा रहे हैं, वही फॉर्मेट है पूरे क्वेश्चन। सिर्फ एफ ना देकर इस क्वेश्चन में एफ निकालने को कहा और एक शर्त भी रख दी गई कि एक साथ चलना, ठीक है ना। तो दोनों द्रव्यमान एक साथ गति करते हैं तब संयुक्त त्वरण होगा। हम इसको लिखेंगे एसी। एसी मतलब कंबाइंड एक्सीलरेशन। तो भैया बल कितना लग रहा है पूरे दोनों पर संयुक्त रूप से F। अब हमको ये मान के चलना पड़ता है कि इन दोनों के बीच का जो घर्षण बल है वो इतना ज्यादा है कि ये इसको अलग से फिसलने नहीं देगा, है ना। तो हमको चेक करना पड़ेगा, उसी से F आता है। ओके, तो अभी ये संयुक्त रूप से चल रहा है तो बल F है और द्रव्यमान है 10 + 15 मतलब F/25 मीटर पर सेकंड। ये तो भाई त्वरण आ गया जिसे हम बोलेंगे संयुक्त। अब हम अगले स्टेप में फिर वही करेंगे कि द्रव्यमान B को AC बराबर F/25 के त्वरण से गति कराने के लिए आवश्यक घर्षण बल F डैश। भाई अगर इस त्वरण से गति कराना है तो कम से कम कितना घर्षण बल चाहिए इन दोनों के, ये निकालने के लिए हमने क्या किया है, mb × AC कर दिया। mb है 15 और AC है F/25। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, 5 से काट देंगे 3 बार, 5 से तो 3F/5 न्यूटन। अगला चीज ये निकले। पिछली बार भी हमने ये दोनों इस स्टेप में किए थे कि नहीं, संयुक्त त्वरण निकाला था और हमने ये देखा था कि कितना बल कम से कम चाहिए। हम स्टेप 2 पर आएंगे कि A तथा B के मध्य, B की सतहों के मध्य उपलब्ध घर्षण A तथा B की सतहों के मध्य उपलब्ध घर्षण बल, ये घर्षण बल जो होगा वो Fs बराबर होगा म्यू × L, या हम लिखेंगे म्यू L × MAG। पूरा वही डिवीजन होगा, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पिछले क्वेश्चन जैसा था वैसे ही है, तो क्वेश्चन भी वही है। ओके, तो हम देखें जरा कितना घर्षण बल उपलब्ध है। 0.25 × 10 × 10 और ये है लगभग 25 न्यूटन, ये उपलब्ध घर्षण बल। अब यहाँ जो टेक्निकलिटी है कि ये घर्षण बल हर हालत में अगर संयुक्त रूप से चलाना है तो इसके बराबर, तो ये एक साथ चलेगी। अगर ये 25 न्यूटन जो है ये वाले बल से क्या हो गया, कम पड़ गया, तो ये ज्यादा हो गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में 33 न्यूटन हो गया, तो ये वाला बल अगर ज्यादा हो गया और ये कम हो गया तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फिसले, ऊपर वाला ज्यादा त्वरण से फिसलेगा, नीचे वाला कम त्वरण से। लेकिन अगर संयुक्त गति कराना है तो संयुक्त गति करने की आवश्यक शर्त होगी। क्या होगी भाई, संयुक्त गति करने की आवश्यक शर्त ये होगी कि हर हालत में ये वाला जो बल है Fs, ये वाला बल क्या होना चाहिए, या तो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, किससे, Fs। ये या तो ये कम हो या बराबर हो तो चलेगा, तो ही ये घर्षण बल एक साथ चिपका के ले जा सकते हैं। अगर नीचे वाला बल
नीचे वाले द्रव्यमान का ये बल अगर आवश्यक है गति कराने के लिए वो ज्यादा पड़ गया तो फिर ये अलग अलग गति करेंगे, लेकिन अगर ऐसा होगा तो संयुक्त गति करेंगे। तो हम Fs को लिखेंगे 25 और यहाँ लगाएंगे इक्वल और इसको लिखेंगे 3/5F। तो F बराबर आ जाएगा 125/3। ये जो है ये आरोपित बल होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा पिछला जो क्वेश्चन था उसी का रिवीजन है। क्वेश्चन को आपने पहचाना, इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों ब्लॉक में ए और बी के बीच घर्षण दिया है, नीचे वाली में घर्षण नहीं है और ऊपरी ब्लॉक में बल लगा है। यही इस टाइप की पहचान है। अब हम अगले टाइप में जाएंगे जो हाँ दो ब्लॉक तो होंगे लेकिन और यही होगी घर्षण की स्थिति, लेकिन हम बल लगाएंगे नीचे वाले। ठीक है ना। तो ये ओके। तो ये अगला टाइप है और ये क्वेश्चन को देख के आपको पहचानना है। ये हमारा एक्चुअल में नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन होगा, या टू ओवरऑल करें तो तीसरा क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइप है। टाइप कैसे है, दो द्रव्यमान है, ए और बी के बीच घर्षण गुणांक दिया है, नीचे वाली सतह घर्षण रहित है और इसमें नीचे वाले ब्लॉक पर 90 न्यूटन का बल लगाया गया है। तो निचले द्रव्यमान बी पर 90 न्यूटन का बल लगाया गया है, यही इसकी खासियत है। पिछले वाले क्वेश्चन में ऊपरी द्रव्यमान पर बल लगाया था और इसमें हम निचले द्रव्यमान पर बल आरोपित करते हैं। बाकी क्वेश्चन वही है कि घर्षण बल और त्वरण के मान निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या हो? सबसे पहले हमको वही करना है कि भाई ये बल अगर इन दोनों को खींच रहा है तो अगर इनका घर्षण बल सफिशिएंट है तो ये ऊपर एक साथ संयुक्त चलेंगे। फिर से वही निकालेंगे हम, संयुक्त त्वरण। भाई संयुक्त त्वरण क्या होगा, AC बराबर कुल बल कितना है F और द्रव्यमान क्या है NA प्लस NB। मतलब हम लिख देंगे 90/10 प्लस 20, या हम लिख सकते हैं 3 मीटर पर सेकंड। ये इसका होगा संयुक्त त्वरण। ठीक है। कुल बल पूरे निकाय पर लगने वाला बल 90 है और दोनों द्रव्यमान है 10 और 20 मतलब 30। तो ये डिवाइड करेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलेगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, अगले स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पता चल गया कि ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलने वाला है और ये जब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलेगा, नीचे वाला द्रव्यमान जब चलेगा तो ऊपर वाले द्रव्यमान पर एक छदम बल कार्य, ये सोचना कि जब निचले द्रव्यमान पर बल लगता है तो नीचे वाला द्रव्यमान, जैसे बस चलती थी ना, तो बस चलती है तो ऊपर जो यात्री बैठे होते हैं उनमें पीछे की ओर धक्का लगता है कि नहीं। तो ये नीचे बस है और ये ऊपर बैठा हुआ यात्री है, अचानक बस चलेगी तो ऊपर वाले यात्री को क्या लगेगा, पीछे धक्का। वो बल अलग बात है कि बीच में घर्षण बल है तो धक्का तेजी से लगेगा, कम लगेगा या नहीं लगेगा वो अलग मैटर, लेकिन इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा और इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें अब दो बल और निकालना पड़ेंगे, एक तो ए और बी के बीच लगने वाला घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, और साथ में ऊपरी द्रव्यमान पर लगने वाला स्यूडो फोर्स, क्योंकि ये अजड़त्वीय फ्रेम का क्वेश्चन बन चुका है। ऊपर वाला द्रव्यमान अजड़त्वीय फ्रेम में होगा क्योंकि ये वाला जो नीचे का ब्लॉक है ये त्वरित हो रहा है और ऊपर वाला फ्री रखा है एक प्रकार से, तो पीछे की ओर इस पर एक बल लगेगा। तो अगले स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, हम निकालेंगे ए तथा बी सतहों के मध्य सीमांत घर्षण बल, ये निकालेंगे Fs। क्या कैसे निकालेंगे, म्यू MAG। इसमें अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ऊपर वाले द्रव्यमान का भार ही अभिलंब प्रतिक्रिया देगा और इससे घर्षण बल मिलेगा ए और बी के बीच। इसलिए ये लिखा हमने 0.4 इंटू 10 लिख लें तो ये हो जाएगा लगभग 40 न्यूटन। अब हमको ये निकाल लेना है। इसके अलावा अब हम स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 में हमें क्या करना है कि यदि निचले ब्लॉक पर बल आरोपित किया जाए तब ऊपरी ब्लॉक, निचले ब्लॉक बी पर बल आरोपित किया जाए तब ऊपरी ब्लॉक ए पर गति के विपरीत दिशा में स्यूडो फोर्स लगेगा। ये इसका मास्टर या की पॉइंट है। ये आपको कहीं लिखा नहीं होता, आप मॉड्यूल भी पढ़ोगे, बुक्स भी पढ़ोगे, कहीं नहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो गया, कितना भी पढ़ लो आप। तो ये जो की पॉइंट है ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर निचले ब्लॉक में बल आरोपित किया जाए तब क्या होता है, ऊपरी ब्लॉक पर गति की विपरीत दिशा में स्यूडो फोर्स लगेगा और इसका मान होगा, स्यूडो फोर्स का मान आप अच्छे से जानते हो, मास लेना है ए का और एक्सेलरेशन लेना है सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन या निचले द्रव्यमान का एक्सेलरेशन बात एक ही है। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन लेंगे, मास ए का लेंगे और त्वरण निकाय का लेंगे और पूरा निकाय चल रहा है एसी, तो ये इतना स्यूडो फोर्स लगेगा। तो स्यूडो फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, ma10 है और एक्सेलरेशन हमारा आया है 3 मतलब 30। ये हमने 3 बल निकाले हैं, 2 बल निकाल लिए, एफएस भी निकाल लिया, एफपी, ठीक है। अब क्या है, ये 30 न्यूटन का बल जो कि स्यूडो फोर्स है पीछे ले जाना चाहता है और घर्षण बल उसको रोक के रखेगा। 2 स्थितियां बनेंगी, क्या ये एक साथ चलेंगे कि अलग अलग त्वरण से चलेंगे। तो अगले स्टेप में हम जाएंगे, इसी में चेक हो जाएगा यदि स्यूडो फोर्स, अगर स्यूडो फोर्स ज्यादा है, स्यूडो फोर्स ज्यादा है किससे, एफएस। स्थैतिक घर्षण बल जो ए बी के मध्य है, ए और बी के मध्य जो घर्षण बल है उससे अगर स्यूडो फोर्स ज्यादा है तो तब दोनों द्रव्यमान अलग अलग त्वरण से गति करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि स्यूडो फोर्स का मान कम है या बराबर है घर्षण बल से ए और बी के, तो इसका मतलब है कि अगर इस पर स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा तो घर्षण बल आगे लग जाएगा, है ना, क्योंकि स्यूडो फोर्स इसको पीछे धकेलना चाहता है। आपने ट्रक का एक क्वेश्चन किया तो ट्रक पर ब्लॉक रखा था और ब्लॉक पीछे क्यों खिसक रहा था, ऐसे ये पीछे खिसकने की कोशिश करेगा, लेकिन घर्षण बल जो लगेगा वो इसको रोक देगा। कब रोकेगा, जब वो बराबर होगा या घर्षण बल से कम हो, तब दोनों ब्लॉक एक साथ गति करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको फिर से एक की पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। की पॉइंट क्या है, की पॉइंट है, अब आपको चेक करना पड़ेगा कि ये स्यूडो फोर्स और एफएस में क्या संबंध है। क्या स्यूडो फोर्स एफएस से ज्यादा है तो फिर अलग अलग त्वरण से चलेंगे, लेकिन अगर ये बराबर या कम हुआ तो फिर ये एक साथ चलेंगे। अब इसमें से बताएं कौन सी स्थिति इसमें से लग रही है, तो हम अगले स्टेप 3 पर आएंगे। एफपी और एफएस, तो एफपी जो आया है वो है 30 न्यूटन और एफएस जो है वो 40 न्यूटन और ये ज्यादा है, नहीं बिल्कुल है। एफएस जो 40 न्यूटन है वो एफपी 30 न्यूटन से ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन मिल रही है
जो स्यूडो फोर्स है वो पीछे की ओर ले जाना चाहता है 10 kg को, लेकिन घर्षण बल उसको रोक देगा क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है। तो हम कहेंगे कि दोनों निकाय एक साथ कितने त्वरण से, ए बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति, ठीक है ना। दोनों द्रव्यमान एक साथ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेंगे और यही इसका क्या होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम करते हैं। अब इसी फॉर्मेट पर मैं यही सवाल रहेगा, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, ठीक है ना। तो इतना तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जब नीचे बल लगाया जाए तो एक स्यूडो फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक को पीछे की ओर धक्का देता है और वो अतिरिक्त बल कहलाता है, इसे हमें निकालना पड़ता है। फिर हमें देखना पड़ता है कि क्या ये एक साथ चलेंगे क्या अलग अलग। अब चूंकि यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि जो स्यूडो फोर्स है 10 × 0.4 से 40 न्यूटन है, और सॉरी कितना है 30 न्यूटन है, और घर्षण बल 40 न्यूटन है। तो इन दोनों के बीच का जो घर्षण या लॉकिंग फोर्स है वो स्यूडो फोर्स से क्या है, ज्यादा है। तो ये लॉक बना रहेगा और ये दोनों एक साथ चिपक कर चलेंगे। कितने त्वरण से चलेंगे, 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आप सोच रहे होंगे कि पहला वाला टाइप था, दूसरा वाला नेक्स्ट टाइप था और तीसरा वाला स्पेशल टाइप है। तो जब मैंने लिख दिया स्पेशल टाइप तो स्पेशल ही होगा, है ना। आगे बात समझ में। तो ये स्पेशल टाइप है। इस टाइप में क्या करने वाले हैं, हम दोनों सतहों का घर्षण देंगे। अभी तक क्या था, नीचे वाली सतह क्या है, घर्षण रहित थी, इसलिए थोड़ा सा टेंशन कम आ रही थी। लेकिन अब क्या है, अब दोनों सतह के घर्षण गुणांक दिए गए हैं और इसमें अभी भी निचली सतह पर ही, निचले ब्लॉक पर ही बल लगा रहा है। तो हम लिखेंगे कि दिए गए दो ब्लॉकों में ए व बी सतह के मध्य घर्षण, ए व बी सतह के मध्य घर्षण बल लगता है तथा बी व समतल के मध्य भी घर्षण है, ठीक है ना। दोनों सतह घर्षण वाली। अब निचले द्रव्यमान बी पर 90 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है। तो ज्ञात करें ए और बी के मध्य लगने वाला घर्षण बल और द्रव्यमानों में त्वरण। तो क्वेश्चन का फ्रेम वही है, लेकिन आपको अंदर क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन स्पेशल इसलिए है क्योंकि दोनों सतहें घर्षण युक्त है। याद रखना है, दोनों सतहें घर्षण युक्त है व निचले द्रव्यमान पर बल F लगता है। ये स्पेशल होने का, ये स्पेशल कैसे सॉल्व करें। स्टेप 1, पहला स्टेप तो यही कहता है कि अगर 90 न्यूटन से ये खींच रहा है तो अब पूरा 90 न्यूटन इसको खींचने में समर्थ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो घर्षण बल है ये घर्षण बल 90 न्यूटन का विरोध करेगा। ये जो सतह है ना, इसके बीच का घर्षण बल 90 न्यूटन को गति का विरोध करेगा, इसलिए अब त्वरण निकालने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ए तथा बी सतहों के मध्य घर्षण बल ज्ञात करेंगे। हम लिख लेंगे इसको, क्या लिख लें, क्या हम इसको एफ ए बी लिख लें, समझ जाओगे आप एफ ए बी क्या है, घर्षण बल है। तो क्या होगा, घर्षण बल म्यू इंटू मास ए इंटू जी, म्यू 1 कर दो, आप ज्यादा चाहो तो इसको म्यू 1 म्यू 2 कर दो और इसको चाहो तो 1 कर दो, F1 कर दो, F1। ए तथा बी सतहों के मध्य घर्षण बल F1 बराबर μ1 mHg होगा, क्योंकि द्रव्यमान या भार केवल ऊपरी ब्लॉक का ही लगेगा, ए और बी का घर्षण निकालने। ये स्टेप फिर से क्लियर, वही बार बार हो रहा है। μ1 लिखोगे आप 0.4 × 10 × 10, तो F1 पहला घर्षण बल जो मिलेगा वो 40 न्यूटन का मिलेगा। पुनः द्रव्यमान बी तथा
समतल सतह के मध्य लगने वाला घर्षण। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि जो F2 होगा वो μ2 तो होगा, लेकिन द्रव्यमान m1 प्लस m2g होगा या ma प्लस mb। क्या आप ये बात समझ पाए? ये भी एक की पॉइंट है। अरे भाई, यहाँ अगर आप घर्षण बल निकाल रहे हो तो अभिलंब प्रतिक्रिया कुल भार के बराबर होगी ना यार। इस सतह पर तो इन दोनों का भार नीचे लग रहा है ना। कितना लग रहा है? 10 प्लस 20, 10 प्लस 15 मतलब 25। तो 25g नीचे लग रहा है, तो मतलब घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर मिलेगी। तो निचली सतह के लिए आपको कुल भार कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए हम F2 को लिखेंगे 0.2 into 10 plus 15 into 10, या F2 की वैल्यू निकलेगी 25 into 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 into 0.25, तो ये हो जाएगा 15 न्यूटन। क्लियर? स्टेप 1 में आपको ये दोनों निकालने। अब हम क्या करेंगे? कंबाइंड एक्सेलरेशन या संयुक्त त्वरण निकालेंगे। तो द्रव्यमानों का संयुक्त त्वरण, द्रव्यमानों का संयुक्त त्वरण जो होगा वो होगा, क्या होगा? द्रव्यमानों का संयुक्त त्वरण, अगर आप देखें संयुक्त त्वरण के लिए तो केवल ब्लॉक बी को देखना। द्रव्यमानों का संयुक्त त्वरण निकालना है, आप केवल ब्लॉक बी का त्वरण निकाल लें, बात एक ही है। तो संयुक्त त्वरण निकाल दें। AC बराबर होगा 90 अपॉन नहीं। अब हमको पहले ये चेक करना, संयुक्त त्वरण तो तब होगा ना जब हम चेक कर लेंगे कि ये चिपक चल रहे हैं। पहले से संयुक्त त्वरण नहीं निकालेंगे हम, इसलिए मैं अभी इसको हटाऊंगा। अब हमें एक बल और निकालना चाहिए कि अब हमें अगले स्टेप में जाना चाहिए। स्टेप 2 में द्रव्यमान B पर उत्पन्न, ये निकालना चाहिए। ये अगले स्टेप में जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि 50 न्यूटन का बल नीचे वाले द्रव्यमान पर लग रहा है, तो हम इसका त्वरण निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए आप, ये है द्रव्यमान B 15 kg का, आगे बल लग रहा है 90 न्यूटन का, और ये पीछे जो बल लग रहा है घर्षण बल, वो कितना है? वो है 50 न्यूटन। और ये आगे जा रहा है A2 त्वरण से। तो आप कैसे लिखोगे? 90 माइनस 50 बराबर 15 A2, या A2 बराबर 40/15। 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये होगा 3 मीटर पर, है ना। इस पर ये बल लगेगा, कितना लगेगा इस पर? सॉरी, बल के कारण त्वरण आएगा 8/3 मीटर पर 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसमें त्वरण आएगा। अब नीचे वाला ब्लॉक जब गति करेगा तो ऊपर वाले ब्लॉक पर लगेगा स्यूडो फोर्स। क्या लगेगा? स्यूडो फोर्स या छद्म बल लगेगा। कहां लगेगा? वो पीछे की ओर लगेगा। अब हमें ये चेक करना है कि वो स्यूडो फोर्स जो है कितना है। तो द्रव्यमान A पर लगने वाला स्यूडो फोर्स होगा, द्रव्यमान A पर लगने वाला स्यूडो फोर्स होगा MA इंटू AB। तो स्यूडो फोर्स मास होगा 10 और एक्सेलरेशन होगा 80/3। तो 80/3 न्यूटन, मतलब ये हो जाता है 26.6 न्यूटन का बल लगेगा। अब ये जो स्यूडो फोर्स है और F1 जो घर्षण बल है, इसको देखना है। तो आप देख रहे हो कि घर्षण बल जाता है 40 न्यूटन का, और स्यूडो फोर्स जो लगा है वो 26 न्यूटन का कम है। इसका मतलब है कि ऊपर वाला द्रव्यमान पीछे खिसक नहीं पाएगा। क्यों नहीं खिसक पाएगा? क्योंकि घर्षण बल उसको रोक लेगा। अब हमने ये प्रूफ कर लिया है कि ये जो है
ऊपर वाला द्रव्यमान स्थिर बना रहेगा। इसका मतलब है कि दोनों द्रव्यमान एक साथ गति करेंगे और फिर हम उसका संयुक्त त्वरण ज्ञात कर लेंगे। ओके, तो अभी और जगह लगेगी, आप इतना करें, फिर हम एक स्टेप और 3 करेंगे जिसमें हम इसके आंसर निकाल पाएंगे। तो हम ऊपर भी द्रव्यमान रखेंगे 10 kg का, है ना, ये बी होगा और ये होगा। तो इसमें क्या होगा, 90 आगे लगेगा, घर्षण बल इसका 50 पीछे लगेगा, और ये पूरा द्रव्यमान जो होगा वो होगा 10 + 15 A2 AC, और ये हो जाएगा अपॉन 25, और 40/25 होता है 1.50 में 25 का डिवाइड किया तो 6। हाँ, तो ये कंबाइंड एक्सेलरेशन होगा। ये स्टेप आपको चेंज करना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम पहले किया था कि हम पहले बल निकाले थे, फिर संयुक्त त्वरण निकालना, तो हमें यहाँ पहले स्टेप का संयुक्त त्वरण ही निकालना है। तो द्रव्यमान ए और बी में उत्पन्न संयुक्त त्वरण होगा 90 - 50 बराबर 10 + 15 AC। संयुक्त त्वरण निकालिए, ये हमने पहले किया, अब भी वही करेंगे। अब हम द्रव्यमान ए पर लगने वाला स्यूडो फोर्स निकालेंगे। तो इसमें स्यूडो फोर्स में जो हम त्वरण रखेंगे, तो द्रव्यमान ए पर लगने वाला जो स्यूडो फोर्स या बल होगा वो होगा MA × AC। तो MA द्रव्यमान है 10 और AC आया 1.6, जो कि आया है 16 न्यूटन। ये स्यूडो फोर्स लग गया, एक और फोर्स मिल गया। अब स्टेप 3 देखें। स्टेप 3 में हमें पता है कि FAB सतह के मध्य घर्षण बल कितना आया था, 40 न्यूटन का, है ना, 40 न्यूटन का घर्षण बल है। ओके, FAB के बीच, और स्यूडो फोर्स कितने का है, स्यूडो फोर्स है 60 न्यूटन का, तथा स्यूडो फोर्स 16 न्यूटन का है। अतः ये जो घर्षण बल है और ये जो छदम बल है, इसके लिए मैंने बताया था आपको, यदि स्यूडो फोर्स कम है या बराबर है F1 मतलब घर्षण बल से, तब क्या होता है, अगर ये स्यूडो फोर्स कम है घर्षण बल से, तो ये पीछे नहीं खिसक पाएगा, है ना, और संयुक्त होकर गति करेगा। तब दोनों ब्लॉक एक साथ गति करेंगे, क्योंकि इस केस में तो यही हुआ है, ये है 16 न्यूटन और ये है 40 न्यूटन। तो इसका मतलब है दोनों ब्लॉक एक साथ गति करेंगे, और तथा इनका त्वरण कितना होगा, संयुक्त त्वरण AC बराबर 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। ठीक है, कितना होगा, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तथा इस समय ए व बी के मध्य घर्षण बल 16 न्यूटन का होगा। आप सोचोगे कि यार ए और बी के बीच तो घर्षण बल 40 न्यूटन का है, फिर ये आंसर में 16 न्यूटन क्यों लिखा? क्या आप में से किसी के दिमाग में आ रहा है कि मैंने 16 न्यूटन क्यों लिख दिया है, ये 16 न्यूटन क्यों होगा, है ना, ये आंसर क्यों होंगे? वो इसलिए क्योंकि ये जो घर्षण बल निकाला था ए और बी के बीच, ये सीमांत घर्षण, और सीमांत घर्षण बल मतलब ये अधिकतम घर्षण बल है वो है 40 न्यूटन, लेकिन सीमांत घर्षण बल तो सबसे अधिकतम है, और इस समय स्यूडो फोर्स जो लग रहा है वो कितने का है, 16 न्यूटन का, जो कि कहाँ लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। तो अब आप बताइए कि ए और बी के मध्य लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? तो ए और बी के मध्य लगने वाला, इस समय ए और बी के मध्य, इस समय ए व बी के मध्य लगने वाला घर्षण बल 16 न्यूटन का होगा, है ना। 40 न्यूटन तो अधिकतम बल है, ये अधिकतम 40 न्यूटन के बल तक गति नहीं करने देगा 10 kg को, लेकिन चूंकि इस समय स्यूडो फोर्स 16 न्यूटन का है, इसका मतलब इस समय जो आरोपित बल या घर्षण बल जो कार्य करना होगा वो 16 न्यूटन का रहा होगा। मेरे ख्याल से ये स्टेप 3 आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, और यही इसके आंसर है 1.6 और 16 न्यूटन। ओके, अब आपको फिर एक क्वेश्चन दिख रहा है और इसमें फिर अंतर आया है।
देखिए हमने दोनों का सतहों का घर्षण रखा है, लेकिन अब हमने बल क्या किया है, ऊपरी सतह पर लगा दिया। तो मैं पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करता हूं कि दिए गए दो ब्लॉक ए और बी के मध्य घर्षण बल लगता है, बी व समतल के मध्य भी घर्षण बल लगता है। अब ऊपरी ब्लॉक ए पर 50 न्यूटन का बल आरोपित किया गया, तो ज्ञात करें ए और बी के मध्य लगने वाला घर्षण बल और ब्लॉक के या द्रव्यमानों के मध्य द्रव्यमानों में उत्पन्न त्वरण। ठीक है ना। तो ये आपको टाइप पहले तो पहचानना है, इसमें दोनों सतहों का घर्षण दिया है। कैसा टाइप है ये, दोनों सतह घर्षण युक्त है, दोनों सतह घर्षण युक्त है तथा ऊपरी द्रव्यमान पर बल आरोपित किया गया है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये की पॉइंट, ये इसका पहचान है। हम स्टेप 1 लेंगे। बहुत सबसे पहले पता है आपको, जो जो निकाल सकते हो वो सारी चीजें निकालो। ए व बी के संपर्क सतहों के मध्य घर्षण, ये मान लो आप F। क्या होगा भाई, ए और बी के सतहों के मध्य घर्षण बल, कम से कम ये तो निकालना बड़ा आसान हो गया होगा आपको। आप लिखोगे μ1 MAg, ऊपर वाला 0.5 इंटू 5 इंटू 10, तो ये F1 जो आया ये आया 25 न्यूटन। ठीक है, ये निकाल लिया आपने। अब अगले स्टेप में आप क्या निकालोगे कि द्रव्यमान B तथा समतल सतह के मध्य घर्षण, ये निकालना पड़ेगा, तभी तो आप आगे समझ पाओगे कि ये गति कैसे करें। अब आप ये भी जानते हो कि F2 बराबर आप लिख रहे होगे μ2 MA प्लस MB इंटू जी, μ2 MA प्लस MB इंटू जी। तो F2 बराबर आ जाएगा, μ2 कितना है 0.4, 5 प्लस 10 इंटू 10, तो F2 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 15, 15 इंटू 4 होता है 60 न्यूटन। ठीक है, हमने ये दो बल निकाल लिए। अब हम थोड़ा सा बलों की तुलना करें स्टेप 2 में। अब देखो 50 न्यूटन का बल इधर खींच रहा है और इसका घर्षण बल जो है वो है 25 न्यूटन। कितने का है, 25 न्यूटन का। इसका मतलब है ये बल गति करेगा, क्योंकि आरोपित बल ज्यादा है और घर्षण बल कम है। तो आप क्लियर देख रहे हो कि द्रव्यमान ए के लिए 5 kg का द्रव्यमान है, इस पर 50 न्यूटन का बल यहाँ है और जो घर्षण बल है वो 25 न्यूटन का है। इसका मतलब है ये आगे की ओर A1 त्वरण से चले, बिल्कुल चल सकता है, फ्री है। चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब होगा क्या कि ये इसको लॉक कर पाएगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है इसके निचले वाले बल से। अब आप देख रहे हो कि ये वाला बल 60 न्यूटन, बी और सतह के बीच का बल जो है वो 60 न्यूटन का है और ये वाला बल केवल 25 न्यूटन का है। तो ये जो वाला घर्षण बल नीचे वाले ब्लॉक को चला ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं चला पाएगा, क्योंकि ये जो लॉकिंग फोर्स है, ये जो घर्षण बल है, ये लॉक कर देगा 60 न्यूटन से। ऊपर वाला 25 न्यूटन वाला 10 केजी को नहीं खींच पाएगा। अगर 10 केजी को भी आपको चलाना है तो 60 न्यूटन से ज्यादा बल, घर्षण बल ऊपर लगना चाहिए, और ये वाला तो उससे भी ज्यादा होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्लियर दिख रहा है कि द्रव्यमान ए तो त्वरण A1 से जा रहा है। चलिए निकाल ही लेते हैं। हम लिखेंगे 50 माइनस 25 बराबर 5A1, मतलब 25 बाई 5 बराबर A1, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया ए का। लेकिन तो द्रव्यमान बी के लिए देखना, द्रव्यमान बी के लिए क्या होता है। द्रव्यमान बी है 10 kg का और इसका जो घर्षण बल है Fs2 ये 60 न्यूटन का है।
ठीक है ना। और इसके ऊपर का जो घर्षण बल है जो आगे खींचना चाहता है वो FS1 जो है वो केवल 25 न्यूटन का है। अब आप ये बताइए कि ये अधिक है और ऊपर जो आरोपित बल है, जो खींचने वाला बल है, ये है खींचने वाला बल, है ना। ध्यान रखना, जो ए और बी के मध्य घर्षण बल होता है ना, वही खींचता है नीचे के ब्लॉक को। तो खींचने वाला बल जो है 25 न्यूटन जो है ना, ये कम है, जबकि ये जो घर्षण बल है ये अधिक है। इसका मतलब है कि ब्लॉक बी गति नहीं कर सकेगा, अतः त्वरण 0 होगा। हम लिखेंगे कि A2 0, ये आंसर। इस आप केवल क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन उसी पैटर्न का है। छठा क्वेश्चन, ए का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, बी का 40 किलोग्राम है, ऊपरी ब्लॉक पर 100 न्यूटन का बल लगाया गया, ए और बी के मध्य घर्षण गुणांक 0.6 है, बी और सतह के मध्य घर्षण गुणांक 0.4 है। आपको यही बताना है कि ए और बी के मध्य घर्षण बल क्या होगा, साथ में दोनों द्रव्यमानों में उत्पन्न त्वरण के मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आंसर बताएं, त्वरण बताएं क्या होंगे। त्वरण बता दें आप डायरेक्ट, ऊपरी ब्लॉक का त्वरण और निचले ब्लॉक का त्वरण, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए क्या चेंज आता है इसका, 90 की जगह 100 न्यूटन कर दिया, द्रव्यमान बदल दिए। ओके, तो F1 कितना होगा, F1 होगा 0.6 इंटू 10 मतलब F1 तो हो गया 60। द्रव्यमान B और समतल सतह के मध्य घर्षण बल होगा F2 बराबर 0.4 10 + 40 इंटू G। तो F2 जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 कितना होता है, 50 इंटू 4 मतलब 50 इंटू 4 मतलब 200, 50 गुणे 4 200। ठीक है, ये हमारे हो गए स्टेप 1। अब हम स्टेप 2 पर आ गए। तो हमें पता है कि जो 40 का जो ब्लॉक है इसकी निचली सतह पर है 200 न्यूटन और ए और बी का जो घर्षण बल है वो है 60 न्यूटन। क्या ये इसको खींच पाएगा, नहीं। तो क्लियर है कि ब्लॉक बी के लिए, यह ब्लॉक बी है ना, ये 40 kg हो गया, है ना। ये घर्षण बल जो है ना, कौन सा घर्षण बल, F1। ये F1 इसको खींचेगा कितने से, 60 न्यूटन से। और जो F2 है जो कि है 200 न्यूटन, ये अधिक है और ये कम है। बिल्कुल सही कहा फिर तो आप, है ना, ये खींचने वाला बल है। अब ये अधिक है और ये कम है, इसका मतलब है द्रव्यमान B क्या बना रहेगा, स्थिर रहेगा। स्थिर रहेगा तो आप कहोगे कि A2 कितना होगा, 0। बिल्कुल सही है, आपने A2 अगर 0 निकाला है तो वो इसलिए क्योंकि आपने तुरंत देख लिया कि नीचे वाली सतह का घर्षण बल बहुत ज्यादा है और ऊपर वाली सतह का घर्षण बल कम है। 60 न्यूटन है जो उसको खींच सकता है, तो खींच तो पाएगा नहीं, 60 न्यूटन का बल तो किसी हालत में नहीं खींच सकता। तो A2 तो आपने फटाफट 0 ले लिया। अब हम ब्लॉक ए के लिए आ जाए। ब्लॉक ए के लिए आपको FBD बनाना चाहिए। बना लेते हैं, FBD कैसे बनेगा भाई, ये 10 kg है, आगे लग रहा है 100 न्यूटन का और पीछे लग रहा है कितना, 60 न्यूटन का, और ये आगे जाएगा A1 त्वरण से। तो आप क्या लिखोगे, 100 - 60 बराबर 10 A1। तो A1 बराबर हो जाएगा 40/10 बराबर 4 मीटर पर सेकंड। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। दो ब्लॉक है 10 और 40 किलोग्राम के, ठीक है। ए और बी के मध्य घर्षण गुणांक 0.6 है। म्यू एस का मतलब होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक, मतलब जब ये स्थिर है, और म्यू के होता है 0.4, मतलब जब ये गति करे तो आपको इस सतह का म्यू के 0.4 लेना है। ठीक है, नीचे वाली घर्षण रहित सतह है और ऊपरी ब्लॉक पर 100 न्यूटन का बल लगाया गया, जिससे ये क्या होता है, पूरा सिस्टम चलने लगता है। आपको लगाना है कि ए और बी के बीच घर्षण बल क्या होगा, साथ में ऊपरी और निचले ब्लॉक में त्वरण क्या होंगे, ये हमें सॉल्व करके निकालना है।
अब आप समझ गए कि कौन सा टाइप है। ये केवल सिंपल टाइप था जब नीचे की सतह घर्षण विहीन थी और ऊपरी सतह में घर्षण दिया है, लेकिन दो म्यू दिए हैं, इसमें हल्का सा हमने चेंज कर दिया। ओके, सॉल्व करेंगे आप और आंसर देंगे। ए तथा बी ब्लॉक के मध्य लगने वाला स्थैतिक घर्षण बल स्थिर अवस्था में कितना होगा बताएं। एफ एस बराबर होगा म्यू एस इंटू एम ई, मतलब ये होगा म्यू एस ज्यादा होता है 0.6, 10 इंटू 10 लगभग ये हो गया 16 तथा गतिज घर्षण बल गति अवस्था ये होगा एफ के, जो कि होगा म्यू के एम ए जी, मतलब 0.4 इंटू 10 इंटू 10, मतलब ये है। ठीक है, गति अवस्था में 40 न्यूटन हो जाता है और स्थिर अवस्था में क्या रहता है 60 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 1 लेंगे, है ना। ये तो स्टेप 1 हो ही गया है। हम स्टेप 2 लेंगे, दोनों द्रव्यमानों का संयुक्त त्वरण क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि ऊपर हम बल लगाते हैं तो हम अगर ये दोनों एक साथ चलते हैं तो कितना त्वरण होगा ये हम निकाल सकते हैं, और ये होगा AC बराबर 100/10 + 40, मतलब AC बराबर होगा 100/50 या 2 मीटर पर सेकंड। अब निचले ब्लॉक बी को गति कराने के लिए आवश्यक, सब वही भाषा है, आवश्यक घर्षण बल। भाई आपको निचला चलाना है तो ये इसके बीच का जो घर्षण बल है वही तो खींच पाएगा इसको, तो वो कम से कम कितना होना चाहिए, कैसे पता चलेगा। आप लिखोगे एफ बी जो होगा एम बी इंटू ए सी, और एम बी है 40 और ए सी है 2, और रूप में लिया करो, है ना। जीवन में जो भी होना उसको बड़े इजी ले लेना चाहिए, है ना। ज्यादा टेंशन, ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि लाइफ हमेशा अप्स एंड डाउन का ही नाम है। ओके, तो हमें हमेशा कूल रहना चाहिए, हर स्थिति में सही रहना चाहिए। क्वेश्चन का टाइप आप देख के पहचान गए, 10 kg है, 4 kg है, ऊपर वाले ब्लॉक पर बल लगाया, लेकिन एक ट्विस्ट है कि ऊपर वाले का जो म्यू है वो 0.6 है स्टेशनरी में, और गति अवस्था में 0.4 है, नीचे की सतह घर्षण है ना। अब आपने 100 न्यूटन का बल लगा दिया तो पूछा बताओ त्वरण क्या होगा। आपको क्या है, सारा का सारा लॉजिक लगाना है। सबसे पहले तो इसके बीच के घर्षण बल निकालो, दो घर्षण बल होंगे। पहला घर्षण बल होगा स्थैतिक घर्षण बल लिखा होगा है, मतलब जब चलेगा नहीं, वो होगा 60 न्यूटन। दूसरा होगा गतिज घर्षण बल, मतलब अगर ऊपर वाला ब्लॉक चलने लगे तो ये 40 न्यूटन हो जाएगा, 60 न्यूटन की जगह कितना हो जाएगा, ये 40 न्यूटन। यही इसका की पॉइंट है। अब हम ये मान लेते हैं कि ये 100 न्यूटन अगर दोनों को एक साथ चलाता है तो कितने त्वरण से चलाएगा, बहुत आसान है। जब सुबह अभी 1.5 घंटे में सीख गए होंगे ये करना, कि त्वरण बराबर होगा 100/10 + 40, मतलब 100/50, मतलब 2 मीटर पर सेकंड। इस त्वरण से ये दोनों एक साथ क्या करेंगे, गति करेंगे। अगर जब ये एक साथ गति करेंगे तो इसको खींचने के लिए इनके बीच का घर्षण बल ही काम आएगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 40 किलोग्राम अगर 2 मीटर पर सेकंड से चलेगा तो इसको कितना बल जाएंगे। तो आपने वो निकाला एम बी इंटू ए सी, मतलब 80 न्यूटन। अब आप समझ गए कि 80 न्यूटन बल से जब ये चलेगा तो इतना त्वरण आएगा, लेकिन क्या 80 न्यूटन बल अवेलेबल है, नहीं है। जब ऊपर वाला ब्लॉक नहीं चलता है तो 60 न्यूटन मिल रहा है, और जब चलने लगे तो 40 न्यूटन मिल रहा है, जो कि 80 न्यूटन से क्या है, कम है। इसका सेंस ये है कि 80 न्यूटन वाला इसके साथ चिपक के तो नहीं चल पाएगा, और ये दोनों अलग अलग चलेंगे। अब बात क्लियर हो गई कि दोनों अलग अलग चलेंगे, तो फिर ये वाला चलेगा कितने से। अब ऊपर वाला गति करने लगा तो 60 की जगह 40 न्यूटन का बल मिलेगा, और ये 40 न्यूटन ही 40 केजी को खींच पाएगा। इसलिए हमने लिखा 40 बराबर 40 A2, 40 बराबर 40 A2, और A2 बराबर आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नीचे का ब्लॉक जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा। अब हम ऊपरी ब्लॉक पर आ जाए तो 10 kg पर आगे बल लग रहा है
100 न्यूटन का, और घर्षण बल F के पीछे लगने लगेगा। इसका घर्षण बल की दिशा फिक्स नहीं होती है ना, इसकी गति आगे हो रही तो इसके लिए पीछे लगेगा, और इनके बीच जो घर्षण बल लग रहा है वही नीचे वाले को खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि यहाँ पर कोई भी घर्षण नहीं है, इसलिए वो घर्षण बल ही इसको खींच लेगा। ओके, तो हमने लिखा 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 हुआ 60, 60 अपॉन 10, 60 अपॉन 10 होता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर वाला ब्लॉक 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा, और नीचे वाला ब्लॉक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। और अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में